हुई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 490। अब तक आपने पढ़ा कि संजू को देखकर वैभव सब भूलकर बस उसे देखने लगा था, जो इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी। ठंड की वजह से उसके दोनों गाल पूरे लाल हो चुके थे, जिन्हें वो छुए बिना नहीं रह पाया, और अपने एक हाथ की उंगलियां उसके गाल पर फिराने लगा। वैभव की छुअन से संजू अंदर तक कांप गई। एक तो वैभव का एहसास और दूसरा उसके हाथ बहुत ठंडे थे। उसने ग्लव्स भी नहीं पहन रखे थे। संजू ने कांपते हुए आवाज में कहा, ये आप क्या कर। वो आगे कुछ कहती कि वैभव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अब आगे वैभव को देखकर संजू एकटक पहले वैभव को बस देखती रही। वैभव भी उसे ही देख रहा था। वैभव को देखते देखते संजू की आंखें नम हो चुकी थी। वैभव ने अभी भी उसके होठों पर अपनी उंगली रखी हुई थी। आंखें तो वैभव की भी नम थी। तभी वैभव ने आगे बढ़कर संजू के माथे पर किस कर दिया, जिससे संजू की आंखें एक खूबसूरत एहसास के साथ बंद हो गई और साथ ही आंखों में रुकी हुई नमी गालों पर बहने लगी। संजू की आंखों में आंसू देखकर वैभव को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से उसके माथे पर सिलवटें पड़नी शुरू हो गई थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर वो अपनी पूरी लाइफ में किसी से नफरत करता था तो वो संजू के आंसुओं से ही करता था, जो उसे किसी भी हालत में पसंद नहीं थे। वैभव न जाने किस आवेश में आकर संजू के आंसुओं को पोंछने लगा। तब जाकर संजू की आंखें खुली, जब उसे एहसास हुआ कि वो वैभव के अभी भी बहुत करीब है, तो वो उसे धक्का देकर उससे दूर हो गई। संजू के ऐसा करने से वैभव अपनी जगह थमसा गया। उसने अपने हाथ को देखा, जो अब खाली था। वैभव ने नम आंखों से संजू की तरफ देखा तो संजू ने गुस्से से अपने आंसुओं को पोंछते हुए वैभव से कहा, आपने मुझे छुआ कैसे? आप होते कौन है मुझे छूने वाले? फिर वो अपने माथे को छूते हुए रोते हुए बोली, आपने मुझे किस कैसे किया? क्यों किया? आखिर आप हैं और मेरे, जो कभी आकर अपना हक जता देते हो। इंसान हूँ मैं, कोई खिलौना नहीं। जब मर्जी हो मेरा हाथ थाम लो, साथ छोड़कर चले गए, और जब मर्जी हो वापिस आकर कभी मुझे छू लो तो मेरा हाथ पकड़ लो, कभी भी सामने आ जाओ। फिर वो चिल्लाते हुए रोते हुए बोली, जानते भी हैं कितनी तकलीफ होती है। मैं नहीं सह सकती इतनी तकलीफ, क्योंकि मुझे यानी कि संजना सिंघानिया को कभी कोई दर्द नहीं मिला। समझे तो आप कोई नहीं होते मुझ पर ऐसे हक जताने वाले, मुझे छूने वाले, मेरे करीब आने वाले। कोई नहीं आप। होंगे आप अमीर, होंगे आप एमएस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के लेफ्ट हैंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं और क्या हैं आप। जो भी हो, लेकिन आप मेरे कुछ नहीं हो। आपको मेरे कुछ नहीं लगते, समझे? संजू अब अपना सारा दर्द बाहर निकाल रही थी, जो इन 1.5 सालों में उसके अंदर छिपा हुआ था। रोते रोते उसकी आंखों का चश्मा धुंधला हो चुका था, जिस वजह से उसे वैभव ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और उस वजह से वो उसके एक्सप्रेशन भी नहीं देख पा रही थी। देख लेती तो शायद डर जाती, क्योंकि वैभव की दोनों आंखें गुस्से और आंसुओं की वजह से लाल हो चुकी थी। उसे संजू की बातों से कितनी तकलीफ हो रही थी, ये सिर्फ वही जानता था, और उसे हद से ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसने एक नजर संजू को देखा और उसकी दोनों बाजू पकड़कर उसे वहीं एक पेड़ से लगा दिया। वैभव के अचानक ऐसा करने से संजू चौंक गई। उसे अपने धुंधले चश्मे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वैभव उसके इतने पास था कि उसकी सांसें तक अब उसे अपने चेहरे पर मौजूद हो रही थी।
वैभव ने इतनी कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ रखा था कि उसे अब दर्द होने लगा था। वैभव अपनी लाल आंखों से बस उसके उस चूहिया के जीतने वाले चेहरे को देखे जा रहा था। गुस्से में उसकी सांसें फूल रही थी। संजू कुछ कहती कि वैभव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए एक एक शब्द चबाते हुए गुस्से से कहा, चुप, एकदम चुप। बहुत बोल दिया तुमने। निकाल लिया अपना सारा गुस्सा, अपना सारा दर्द। अब मेरे गुस्से और मेरे दर्द की बारी है। फिर वो उसकी बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ तुम ही ने मुझे याद किया है? तुम्हें यह लगता है कि मैं तो बहुत चैन से आराम से रोज खुशी खुशी पार्टी करता था? तुम्हें क्या लगता है कि क्या सिर्फ तुम ही ने तकलीफ सही है, मैंने नहीं? क्या सिर्फ तुम ही इंसान हो, मैं नहीं? क्या सिर्फ तुम्हारे अंदर दिल है, मेरे अंदर नहीं? क्या सिर्फ तुम ही प्यार कर सकती हो, मैं नहीं? क्या सिर्फ तुम ही यादों में आंसू बहा सकती हो, मैं नहीं? फिर वैभव ने चिल्लाते हुए गुस्से और रोते हुए कहा, बताओ, क्या सिर्फ तुम्हें ही दर्द मिला, मुझे नहीं? बोलो, क्या सिर्फ तुम्हें ही मेरी जरूरत थी? क्या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी? वैभव के चिल्लाने से संजू का रोना बढ़ गया था। वो अब इतना रो रही थी कि उसे अब एक शब्द तक नहीं कहा जा रहा था। तभी वैभव ने उसके कान के पास जाकर करकर आवाज में कहा, पूछ रही थी ना, आखिर मैं हूं कौन? क्या हक है मेरा तुम पर? किस हक से मैं तुम्हें छूता हूँ और जब मर्जी हो तुम्हारे करीब आता हूँ? पूछ रही थी ना कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या लगता है? तो शायद इसका जवाब तुम्हारे पास पहले है। अगर इतने वक्त में तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। संजू आगे कुछ सुन समझ या फिर कह पाती कि वैभव ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बड़ी शिद्दत से उसे किस करने लगा। अचानक से वैभव के ऐसा करने से संजू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह वैभव को धक्का देने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वैभव अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। संजू लगातार वैभव को अपने से दूर करने में लगी हुई थी। तभी संजू को अपने मुंह कुछ फीका फीका महसूस हुआ। संजू तुरंत समझ गई कि उस किस में वैभव के आंसू घुल चुके थे, मतलब वैभव रो रहा था। ये महसूस करके संजू ने वैभव को अपने से दूर करने की कोशिश करना छोड़ दी और खुद को ढीला छोड़ दिया। वहीं ताहिरी और वासु एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे। वासु ने खाते हुए ताहिरी से पूछा, दी, क्या अब भी आपको दर्द हो रहा है? ताहिरी ने अपना सर नाम में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई दर्द पहले भी नहीं हो रहा था। मेरी इतनी परवाह करना बंद कर बच्चे। फिर से बच्चा सुनकर वासु ने चिढ़ते हुए कहा, ताही दी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे बच्चा कहना कब बंद करेंगी? ताहिरी ने हंसते हुए कहा, ओह, क्या सच में अब तुम बड़े हो गए हो? वासु ने एक लंबी मुस्कान के साथ अपनी जैकेट का कॉलर उठाते हुए कहा, और नहीं तो क्या दी, क्या मैं अब आपको एक हैंडसम बॉय नहीं लगता? पता है लड़कियां मुझे मुड़ मुड़ कर देखती हैं। यह सुनकर ताहिरी की आंखें बड़ी हो गई और वो जोरों से हंसने लगी, जिससे वासु चिढ़ गया। ताहिरी ने अपनी हंसी रोकते हुए वासु से कहा, अच्छा है, फिर तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी। ये सुनकर वासु एक पल के लिए चुप हो गया। वो अपने अजीब अजीब मुंह बनाते हुए सोचने लगा और उसे देखकर ताहिरी मन ही मन हंसे जा रही थी। वासु ने फिर अपने आप को थोड़ा कूल दिखाते हुए कहा, नहीं दी, अभी तक नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीजों में ध्यान नहीं देता। जब तक मैं एक सक्सेसफुल नहीं बन जाता तब तक तो बिल्कुल नहीं। ताहिरी ने एक स्पून खाते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा, ये कहो ना कि तुम लड़कियों से डरते हो। ये सुनकर वासु हड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, दी, आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज में भी मेरी
कई लड़कियां दोस्त हैं, भला मैं लड़कियों से क्यों डरूंगा? आप कुछ भी मत कहिए। तारी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कहा। वासु चैन की सांस ले पाता कि तभी वहां एक लड़की वासु के पास आ गई और एक लंबी सी मुस्कान के साथ वासु की तरफ अपना फोन बढ़ाते हुए बोली, मेरा नाम शाहनूर है और मैं यहीं रहती हूँ। मैं काफी वक्त से आपको देख रही हूँ। आप बहुत हैंडसम दिखते हैं। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? वो लड़की आगे कुछ कह पाती कि उसकी लंबी मुस्कान चली गई और वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि वासु किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ वहां से भाग गया था, जिसे देखकर तारी अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। उसने हंसते हुए देख खुद से कहा, वासु तुम सच में महिमा आंटी पर गए हो और तुम बहुत मासूम हो। मुझे पूरा यकीन है आगे जाकर तुम सबसे अच्छे किसी के बॉयफ्रेंड बनोगे। तभी वो फिर से वासु के रिएक्शन को याद कर कर हंसने लगी। दूसरी तरफ एक जगह पर युवराज मौजूद था और उसके आसपास उनके बॉडीगार्ड मौजूद थे। युवराज उन सब पर चिल्लाए जा रहा था। उसने गुस्से से अभी जो माइका के पांचों बॉडीगार्ड में से एक था उससे कहा, अभी आखिर तुम्हारी नजर बॉस पर से कैसे हटी? तुम्हें कैसे नहीं पता वो कहाँ है? तुम्हारा काम है हर वक्त साए की तरह उनके साथ रहना और उन्हें खतरों से दूर रखना। तो बताओ आखिर बॉस है कहाँ? अभी ने अफसोस के साथ माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। हम हमेशा की तरह ही उनके साथ थे, लेकिन पता नहीं अचानक से वो कहाँ चली गई, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। उन्होंने पहले भी ऐसा कई बार किया है। युवराज ने उन पर चिल्लाते हुए गुस्से से कहा, हाँ उसने पहले भी ऐसा किया है और मुझे चिंता नहीं रहती थी क्योंकि मेरे पास उसकी लोकेशन हर वक्त रहती थी, इसीलिए मुझे परवाह नहीं होती थी। लेकिन आज उसकी लोकेशन मुझे नहीं मिल रही है और तुम सब भी उसके साथ नहीं हो। मुझे उनका पता नहीं चल रहा। आखिर वो कहाँ है? इस वक्त चाहे वो अकेले खुद को संभाल सकती हैं, लेकिन हमारा काम है उनकी सेफ्टी करना और कब कौन सा दुश्मन सामने आ जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। जाओ और अभी बॉस को हर जगह ढूंढो। इतना कहकर उसने माइका को फोन किया, लेकिन माइका का फोन नहीं लगा। उसने अपने फोन में चेक किया तो उसे माइका की लोकेशन नहीं मिली। माइका कुछ समय पहले घूमने के लिए बाहर आई थी। युवराज को कुछ काम आ गया तो माइका ने उसे भेज दिया, लेकिन जब वो वापस आया तो माइका का कोई अता पता नहीं था। माइका पहले भी कई बार ऐसे बिना बताए गायब हुई है और कई कई दिनों में वापस आई है, लेकिन युवराज को परवाह नहीं थी क्योंकि उसके पांचों बॉडीगार्ड्स उनके साथ रहते थे। अगर वो नहीं भी होते थे तो युवराज को माइका की लोकेशन हमेशा पता रहती। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा था। माइका कोई आम लड़की नहीं थी जो अकेले यहाँ वहाँ घूम सकती थी। अब तो हर कोई उसके एमएस होने के बारे में जानता था, तो उससे और चिंता रहती थी। वो मेघा को अकेले नहीं छोड़ सकता था। वहीं एक शांत सी जगह पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेघा सिंह थी। वो शायद एक जंगल में थी और वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। इस वक्त उसका चेहरा एकदम शांत था। उसका चेहरा जैसे उसके पास कोई भी चिंता या कोई भी परेशानी नहीं था। ऐसा सिर्फ उसे बाहर से देखकर लग रहा था, लेकिन उसके मन में क्या था इसे हमेशा की तरह कोई नहीं जान सकता। ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रही थी। माइका बस चुपचाप वहीं खड़ी हुई थी। उसने फिलहाल अपना बिजनेस सूट ही पहन रखा था। तभी माइका को एक आवाज सुनाई दी। आवाज नहीं बल्कि एक गाना सुनाई दिया। कहता है जिंदगी तू क्यों मुझ में फिर मिलता नहीं, देता है ऐसा सफर क्यों
है मंजिलें जिनकी नहीं, कह दे खुदा है कैसा खुदा तू, जो बस में तेरे कुछ नहीं। हाँ कोई तो वजह होगी जो यूं है मजबूर तू भी कहीं। जिस गाने में एक दर्द था, बेपनाह दर्द, और उस दर्द को मयिका ने कुछ ही पल में महसूस कर लिया था। उस आवाज, उस गाने में जो न जाने क्या था कि मयिका उस आवाज में पूरी तरह से खो गई। वो अपनी जगह पर से उठी और आसपास देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने वापस अपना ध्यान सामने लगा दिया। जितना तलाश दे तू मिलता नहीं, ये फितरत तेरी तू बदलता नहीं। तू बातें ऐसी क्यों, तेरी मंजिल चलता है तू, जीते जी जलाता है तू। ये आवाज और इसमें मौजूद दर्द बार बार मयिका को अपनी तरफ खींच रहा था, और इससे मयिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जो अब उसकी आंखों में, उसके चेहरे में साफ साफ नजर आ रही थी। जब आखिर में वो इससे सा नहीं पाई तो वो इस आवाज का पीछा करने लगी। इश्क में जीने ना दे तुम, और मरने भी दिलता नहीं। कहता है हम सफर तो, फिर साथ क्यों देता नहीं। वो इस आवाज की तरफ बढ़ती जा रही थी। वो सिर्फ उस आवाज का पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि उसमें मौजूद उसके दर्द का पीछा कर रही थी। वो उस गाने का पीछा करते करते आखिर में वो एक जगह पर पहुंची, जहां उसे बहुत सारे आर्मी अफसर नजर आए। उसे इतना पता चला था कि उन्हीं के बीच कोई ये गाना गा रहा था, जिसकी आवाज वहां गूंज रही थी। और उसकी आवाज सुनकर वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई थी, लेकिन उसे वो शख्स नजर नहीं आ रहा था। बस आवाज ही थी जो उसे सुनाई दे रही थी। वहां कई सारे लोग थे, यानी कि वहां भीड़ थी। यह देखकर मयिका ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर वापस जाने लगी कि आगे के लफ्ज सुनकर उसके कदम बीच में ही रुक गए। क्या है खवाया है बेवफा तू, जो सुनता मेरी कुछ नहीं। हाँ कोई तो वजह होगी जो यूं है मजबूर तू भी कहीं। वो आवाज महिका के कदमों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, और महिमा की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसके माथे पर सिलवटें पड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि जब तक वो इस आवाज वाले शख्स को देख ना ले, तब तक उसकी बेचैनी कम नहीं होगी। ये सोचकर वो वापस उसी शख्स की तरफ मुड़ गई और उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो उन सबके बीच से निकलकर बस उस शख्स के पास पहुंचना चाहती थी जिसकी ये आवाज थी, और आखिर में उसे उस शख्स का चेहरा भी नजर आने लगा। वो अपनी दोनों आंखें बंद करके गाने में खोया हुआ था, और बाकी सब बहुत ध्यान से उसके गाने में खोए हुए थे। कह दे खुदा है कैसा खुदा तू, जो बस में तेरे कुछ नहीं। हाँ कोई वजह होगी जो यूं है मजबूर तू भी कहीं। सुकून दर तकलीफ सब था उस। वहीं एक और ऐसा शख्स था जो उस शख्स को गाना गाते हुए देख रहा था। तभी उसकी नजर वहीं पास आती मयिका पर पड़ी। मयिका को देखकर वो शख्स हैरान हो गया। उसने एक नजर मयिका को देखकर उस गाना गाते हुए शख्स को देखा,
वो कभी माइका को देखता तो कभी उस शख्स को देखता। उस शख्स को देखते देखते माइका एकदम उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी और बस बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक उसे देखने लगी। उसे देखते देखते माइका की आंखों से आंसू की बूंदें तक निकल गई, जिसका उसे खुद अंदाजा तक नहीं था। तभी उस शख्स का गाना भी खत्म हो गया। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें सीधा उस खूबसूरत सिल्वर कलर की आंखों से जा मिली, जिससे नजर मिलने का शायद उसने सोचा भी न था। उस शख्स की आंखें सीधा माइका की आंखों में झांक रही थी और माइका भी चुपचाप बस एकटक उसे देखे जा रही थी। आप सबको क्या लगता है वो कौन था? अगर आप सबको पता है तो कमेंट करके बताएं, और आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलें, और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट